चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चल रहा था। ठीक है बेटा जी, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, कुछ याद है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट। छोटा सा लिख देती हूँ, बाकी हम तो आगे कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट। पूछना है कुछ चैप्टर में तो आप पूछ सकते हो। इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट where consumer gets what gets consumer gets what consumer gets maximum satisfaction. consumer gets maximum satisfaction, very good। और वो अपनी कंजम्पशन को क्या कर देता है? स्टॉप। he stops his consumption। ठीक है जी। फिर हमने पिछले वीक हमने मार्शल की अप्रोच खत्म कर दी थी, और यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि थोड़ा चैप्टर लेंदी है बेटा जी। 2 अप्रोचेस हैं चैप्टर में। 2 अप्रोचेस मतलब आपको 2 तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना सीखना है। 2 लोग अलग अलग आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना सिखाएंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, एक मार्शल और एक हिग्स। मार्शल की अप्रोच का नाम है यूटिलिटी अप्रोच, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो अप्रोच हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, या हो सकता है आज ही स्टार्ट कर दें, दैट इज हिग्स। हिग्स की अप्रोच का नाम है आईसी अप्रोच। आईसी अप्रोच हिग्स की है और मार्शल की यूटिलिटी अप्रोच है। हमने क्लास में शुरू करी थी मार्शल वाली, और जब मैंने मार्शल की अप्रोच पढ़ाई तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? सबसे पहले मार्शल की अप्रोच का नाम था यूटिलिटी। तो द डे 1 वी स्टार्टेड द क्लास, मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 1 कि यूटिलिटी क्या होता है। सबसे पहले नॉन सेटिस्फाइंग पावर। सबसे पहले तो मैंने यही पढ़ाया था, वेरी गुड। फिर मैंने यूटिलिटी के टाइप्स पढ़ाए थे आपको, तो आपने पढ़े थे 2 टाइप्स की यूटिलिटी होती है। बताओ बताओ, बोलिए बोलिए बेटा जी। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी के बारे में लॉ है? मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ का नाम है लॉ ऑफ डीएमयू। ऐसे आप सबको याद होना चाहिए, तभी फायदा है बच्चे। लॉ का नाम है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ क्या कहता है? जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा बढ़ेगा, वैसे वैसे एमयू फॉल होगा, फॉल है ना। धीरे धीरे 0 हो जाएगा और होते 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 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब इंसान कंजम्पशन करता है तो उसको पहली यूनिट से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरी से कम, तीसरी से और कम, चौथी से और कम, एंड धीरे धीरे mu keeps on falling, it becomes 0 and it becomes negative। ठीक है जी। बट इसके लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि 3 assumptions होती है। प्रोसेस मस्ट बी कंटिन्यूअस, एंड प्रोडक्ट मस्ट बी होमोजीनियस, एक जैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, एंड मेंटल कंडीशंस ऑफ अ मेंटल लेवल। एग्जैक्टली, मेंटल लेवल शुड बी नॉर्मल। अगर कोई एल्कोहलिक है, कोई एबनॉर्मल है, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसा मार्शल ने कहा है। फिर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ये बहुत आता है पेपर में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। स्केड्यूल से भी पढ़ा था और डायग्राम से भी पढ़ा था कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, आपको याद होगा डायग्राम, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो एमयू पॉजिटिव होता है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है एमयू 0 हो जाता है। जब टोटल यूटिलिटी फॉल करती है तो एमयू नेगेटिव हो जाता है। ठीक है जी। फिर हमने फाइनली उसकी अप्रोच पढ़ी थी, हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम। फिर हमने फाइनली ये क्वेश्चन पढ़ा था, हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम। और जब हम ये पढ़ रहे थे हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम, तो इसमें हमने ये सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम जो होता है वो 2 में अलग अलग होता है। रिमेम्बर, सिंगल कमोडिटी के केस में अलग और डबल कमोडिटी के केस में अलग होता है। ये सब हो चुका है, तो एक छोटा सा रिकैप है। सिंगल कमोडिटी के केस में अलग और डबल कमोडिटी के केस में अलग होता है। अगर कंज्यूमर बेटा जी एक ही कमोडिटी कंज्यूम करता है तो फिर सिंगल लगेगा, और अगर वो 2 कमोडिटी कंज्यूम करता है तो डबल करेगा।
तो डबल लगेगा, सॉरी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाता है क्वेश्चन में कि कंज्यूमर ब्रेड कंज्यूम कर रहा है, तो अगर कंज्यूमर सिर्फ ब्रेड कंज्यूम कर रहा है तो आप सिंगल कमोडिटी वाला आंसर लिखोगे, और अगर कंज्यूमर ब्रेड और बटर दोनों कंज्यूम कर रहा है तो फिर आप डबल कमोडिटी वाला आंसर लिखोगे। जब आप सिंगल कमोडिटी वाला आंसर लिखोगे, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो आप सबसे पहले 5 एजम्पशंस बताओगे जो सिंगल और डबल में सेम होती हैं। एक तो सबसे पहली क्या थी, आई होप यू ऑल रिमेम्बर, कि सबसे पहली यूटिलिटी विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, लॉ ऑफ डीएमयू विल अप्लाई, और हमारा must be rated, और प्राइस और इनकम ऑफ कंज्यूमर विल बी गिवन एंड कांस्टेंट। वेरी गुड। सिंगल कमोडिटी की कंडीशन ये भी आपको याद होगी, इट इज MU ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाय upon MU of money should be equal to price X. हाँ, ये कंडीशन थी, MU of good X डिवाइड बाय MU of money should be equal to price। ठीक है जी, तो ये कंडीशन होती है। फिर थर्ड आपने स्केड्यूल सीखा था, कैसे स्केड्यूल बनेगा। स्केड्यूल में MU ऑफ गुड X की वैल्यूज क्या करेंगी, फॉल, MU M क्या रहेगा, कांस्टेंट, और प्राइस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि यही उसकी एजम्पशन थी, तो जो उसकी एजम्पशन थी वो आपको करना पड़ेगा। फिर उसी के हिसाब से हमने डायग्राम भी बनाया था, ये सारे आंसर्स में आएंगे। और लास्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, हाउ टू अचीव इक्विलिब्रियम, और हमारी लास्ट क्लास इसी चीज के बारे में थी बेटा जी, कि क्वेश्चन में कभी भी इक्विलिब्रियम होता नहीं है, हमेशा वो आपसे यही पूछेंगे हाउ टू अचीव इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम होगा तो फिर क्वेश्चन का मजा ही खत्म हो जाएगा। और इसमें हाउ टू अचीव इक्विलिब्रियम में हमने 2 केसेस पढ़े थे जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। नहीं आते तो अच्छे से उसको पढ़ो, बहुत अच्छे से आने चाहिए दोनों के दोनों केसेस, कि क्या होगा अगर MUX अपॉन MUM प्राइस से ज्यादा है, और क्या होगा अगर MUX अपॉन MUM प्राइस से कम है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर MUX अपॉन MUM प्राइस से ज्यादा है तो उसको गेन हो रहा है, वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, और अगर प्राइस ज्यादा है तो उसको लॉस हो रहा है, वो अपनी कंजम्पशन को कम करेगा। कंजम्पशन बढ़ने के केस में MU फॉल करेगा, कंजम्पशन कम होने के केस में MU बढ़ेगा, और वो फाइनली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये हमने 2 दिन पढ़ा है, सेम टॉपिक 2 दिन पढ़ा है। डबल कमोडिटी का आंसर में भी सेम 5 एजम्पशंस तो रहेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल कमोडिटी का डायग्राम मैंने आपको कराया नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको आज करा दूंगी। कंडीशन रहेगी, कंडीशन है MU ऑफ गुड X, MU ऑफ गुड X, Price of good X. हाँ, MU ऑफ गुड Y, मैंने सोचा थोड़ा सा ऐसे ही लिख देते हैं, MU ऑफ गुड X, एक सेकंड बेटा जी, ये हमारी कंडीशन है, MU ऑफ गुड X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड X should be equal to Price of good Y. MU ऑफ गुड Y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड Y। इनके बीच में हमें एक डिवाइड का साइन लगाना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, और दोनों का आंसर आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल। इन दोनों का आंसर आपस में इक्वल आना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है जी, ये कंडीशन है, MU ऑफ गुड X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड X शुड बी इक्वल टू MU ऑफ गुड Y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड Y। ये हमारी डबल कमोडिटी की कंडीशन है। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड पॉइंट है डायग्राम। अगर हमारा रह गया है तो मैं आपको आज करा दूंगी, ये रह गया हमारा। फोर्थ मैंने आपको करा दिया था, हाउ टू अचीव इक्विलिब्रियम। हाउ टू अचीव इक्विलिब्रियम क्या सिखाया था, कि अगर हाउ टू अचीव इक्विलिब्रियम मैंने आपको सिखाया था बेटा जी, कि अगर MU ऑफ गुड X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड X का रेशियो ज्यादा चल रहा है, ये वाला देखो स्पॉटलाइट दिख रही होगी, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, अगर ये वाला रेशियो ज्यादा चल रहा है X वाला,
तो कंज्यूमर एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाएगा, धीरे धीरे MUX फॉल हो जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर y वाला रेशियो ज्यादा चल रहा है तो फिर कंज्यूमर y की कंजम्पशन को बढ़ाएगा, धीरे धीरे MUY फॉल हो जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट स्टिल क्योंकि मैंने इसका न्यूमेरिकल नहीं कराया था तो मैं आपको एक बार इसकी स्क्रीन दिखाती हूँ। ये रही आपकी लास्ट क्लास, ये देखिए ये बढ़ाया था कि अगर उसका रेशियो ज्यादा चल रहा है तो इट मीन सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड एक्स इज मोर देन सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड वाई, तो कंज्यूमर गुड एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा। आपको सब कुछ दिख रहा होगा, लॉ ऑफ DMU अट्रैक्ट हो जाएगा और गुड एक्स का MU फॉल होने लग जाएगा, दोनों धीरे धीरे इक्वल हो जाएंगे। अगर वाई वाले का रेशियो ज्यादा चल रहा है तो वो वाई की कंजम्पशन को बढ़ाएगा, धीरे धीरे लॉ ऑफ DMU की वजह से गुड वाई का MU फॉल होगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछो, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अच्छा 11th में ना ये बड़ा चक्कर है, अब आप 11th 12th में आ गए हो तो बेटा जी अब क्या है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि अकाउंट्स के बच्चे भी इसी में ही है तो सबको समझ आ जाएगा, इको BSc अकाउंट्स आप सब वो। सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको पढ़ाया है ये तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया है, ये है टॉपिक। क्वेश्चन कैसे आएगा, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, अब आप छोटे नहीं हो कि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हाँ एक्सप्लेन सिंगल कमोडिटी, एक्सप्लेन डबल कमोडिटी, ये नहीं पूछेंगे, या एक्सप्लेन यूटिलिटी एंड इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन लॉ ऑफ DMU, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपसे उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े केस स्टडीज की फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि जब आप 11th 12th में आ जाते हो तो आपके क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, टॉपिक अलग हो जाता है। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है सिंगल कमोडिटी, एक टॉपिक पढ़ाया है डबल कमोडिटी। बहुत रेयर चांस होता है, टीचर बहुत ही अच्छा है तो उसने पूछ लिया कि हाँ जी सिंगल कमोडिटी एक्सप्लेन करो, और आपने फटाफट से पूरा सिंगल कमोडिटी एक्सप्लेन कर दिया, रटा रटाया था, 5 एजम्पशन लिखी, कंडीशन लिखी, स्केड्यूल बनाया, डायग्राम बनाया और हाउ टू अचीव इक्विलिब्रियम के 2 केसेस लिखे, 5 पॉइंट लिखे, आंसर खत्म। ऐसा बहुत रेयर होगा, मोस्टली वो आपको न्यूमेरिकल्स देगा, केस स्टडीज देगा, जिसपे आपको अपनी बात को अप्लाई करके लॉजिकली आंसर देना होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आएंगे और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। फिलहाल हम सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी के क्वेश्चंस करेंगे, तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। इसलिए मैंने आपको ये इतना सारा रिकैप दिया है कि आप क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 हम बुक से करेंगे, ठीक है जी। समझना कि कैसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। और फिर मैं आपको आज हिग्स की अप्रोच का इंट्रोडक्शन देती हूँ कि हिग्स की IC अप्रोच क्या है, ठीक है जी। चलो लिखिएगा 1-2 क्वेश्चंस। लिखिएगा अ कंज्यूमर consumes 2 commodities। चले भाई शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंज्यूमर consumes 2 commodities A and B। A consumer consumes 2 commodities। कोई कुछ पूछना चाहता है तो बेटा जी बिल्कुल पूछ सकता है। A and B whose prices are ₹6 and ₹8 respectively। ये मैं आपको पेपर का क्वेश्चन करा रही हूँ जो आ रखा है। Does consumer will strike equilibrium? लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन समझो, आंसर लिख के दिखाना। Does consumer will strike equilibrium when he is getting
when he is getting marginal utility of A is equals to 7 and that of B is equals to 7. चलिए जी, be quick. ठीक है, मुझे भी दे दो. अच्छा. आंसर्स आपको देने हैं बेटा जी. मैं सिर्फ आज क्वेश्चंस कराऊंगी अलग अलग तरीके के. आंसर्स आप दो. कहाँ रह गए आज सब? क्या हो गया बेटा जी? इतना तो टफ क्वेश्चन भी नहीं है. नहीं नो नहीं दीदी. यार. हाँ, ऐसे मुझे तो डर लग गया. मैं क्या हो गया, एक दिन में सब भूल गए. A consumer consumes two commodities A and B whose prices are 6 and 8. Does consumer will strike equilibrium when he is getting MU of A 7 that of B 7? If your answer is no, तो बेटा जी आपको ये भी बताना पड़ेगा कि what will happen, क्या होगा फिर. ए की कंजम्पशन बढ़ेगी. हाँ, आप पूरा आंसर रेडी कर लो. ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे में बहुत कुछ आएगा. अभी ये तो स्टार्टिंग है. कंडीशन ये है, MU of A divide by price of A should be equal to MU of B divide by price of B. अब वो बोल रहे हैं कि प्राइस दोनों का, एक का 6 है एक का 8 है. MU 7 है. 7 divide by 6 is not equal to 7 divide by 8. ये आपकी बात बिल्कुल सही है. और ये वाली बात भी सही है कि नो, आपको तो आंसर प्रेजेंट करना पड़ेगा ना बेटा जी पूरा. सिर्फ नो से तो देंगे नहीं टीचर 4 नंबर. नो कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर विल नॉट स्ट्राइक इक्विलिब्रियम, क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक बोला था. जैसा मर्जी कर लो. नो कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. अब मैंने आपसे पूछा तो होगा क्या, आगे आंसर को और एक्सप्लेन करो. दोबारा से अपनी कंडीशन लिखो. हाँ जी, ए का रेशियो ज्यादा चल रहा है कि बी का, जिन लोगों ने निकाल लिया. ए का. ए का. पक्का है. MU A डिवाइड बाय PA ज्यादा है. किससे ज्यादा चल रहा है? MU B डिवाइड बाय PB से. ये आंसर लगभग आपके एक पेज पे आ जाएगा, क्योंकि आपको एक के नीचे एक लिखना है. आप वैल्यूज पुट कर रहे हो बेटा जी, तो ज्यादा. ये देखो कितना बड़ा बड़ा है, 3 लाइनें हो गई. 7 डिवाइड बाय 6 is more than 7 डिवाइड बाय 8. मैंने कैलकुलेट नहीं किया उसका. 7 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा 0 पॉइंट, नहीं सॉरी 1 पॉइंट. 1.16 समथिंग. सही कह रहे हो आप. ठीक है, बिल्कुल सही. 6 1 6, 1 बचेगा 10, 6 3 18, 1.1.
अंदाजे से 1.1 और बड़ा भी हो सकता है, डिवाइड ये ज्यादा है क्योंकि ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.8। ठीक है जी, तो वो ज्यादा है ये कम है। अब थ्योरी लिख देती हूँ, एस, और थ्योरी भी ऐसी होगी कि छोटी छोटी लाइंस, एस रेशियो ऑफ MU एंड प्राइस। आपने बोला गुड ए का ज्यादा है, गुड ए इज मोर, बस हो गया। नेक्स्ट लाइन, कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ गुड ए। ठीक है जी, क्योंकि गुड ए का रेशियो ज्यादा है, जब वो गुड ए की यूनिट्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा, लॉ ऑफ DMU विल अट्रैक्ट। ये सब अलग अलग लाइन में होना चाहिए। लॉ ऑफ DMU अट्रैक्ट हो जाएगा, MU ऑफ गुड ए विल स्टार्ट फॉलिंग, गुड ए का MU फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड लेटर ऑन MU लेटर ऑन, और लास्ट में क्या होगा, रेशियो ऑफ MU एंड प्राइस ऑफ बोथ गुड्स will become equal, and consumer will reach equilibrium। ये सारी बातें याद कर लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर आंसर में सेम रहती है। रेशियो ऑफ MU एंड प्राइस ऑफ गुड ए ज्यादा है, कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स ए की कंज्यूम करेगा, लॉ अट्रैक्ट हो जाएगा, ए का MU फॉल होने लगेगा, और धीरे धीरे दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा, एंड कंज्यूमर विल रीच इक्विलिब्रियम। पूछिए बेटा जी, किसी को कोई डाउट है तो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रही हूँ, पूछो जिसको जो पूछना है। अंश क्लियर है? अर्जुन, देव, समझ आ चुका है ना बेटा जी? हर्षिता को भी आएगा, आंसर्स आ रहे थे। नवजोत डन? हाँ जी दीदी। प्रेरणा डन? डन डन। जी अमन, अमन, शिवांश, तरंग, Done. उमंग, वृंदा, कोई डाउट? हाँ जी दीदी। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, ये आंसर है। अब आप देख लो, एक के नीचे एक के नीचे एक लाइन, और आपको पूरी प्रेजेंटेशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो जो कर रहे हैं। चलो, एक NCERT का क्वेश्चन पूछूं आपसे। NCERT के वैसे भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, टीचर का मतलब आता है पेपर में। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, आइसक्रीम सेल फॉर ₹30। चलो पहले तो क्वेश्चन शुरू हो गया, आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताओ ये क्वेश्चन सिंगल कमोडिटी का है कि डबल कमोडिटी का है, फिर आगे शुरू करेंगे। सिंगल। Single. सिंगल। सिंगल है, क्योंकि आइसक्रीम की बात हो रही है, मतलब सिंगल कमोडिटी है। और ये जो बोला है कि आइसक्रीम सेल फॉर ₹30, तो ये 30 आइसक्रीम का क्या हो गया? प्राइस। प्राइस। वेरी गुड। लिखिए लक्ष्मी, आगे आइसक्रीम सेल फॉर ₹30, कॉमा लक्ष्मी who loves ice cream has already eaten 3। वो 3 आइसक्रीम्स ऑलरेडी खा चुकी है, फुल स्टॉप। her MU from eating 3 ice cream is 90। ये MU आ गया, चीजों को पकड़ने की कोशिश, ये MU आ गया, वो प्राइस आ गया। सपोज, नेक्स्ट लाइन, सपोज further that, comma, for her MU of ₹1
MU of 1 rupee is 3. मनी का MU 3 है. Should A part, B part मैं बाद में दूंगी, पहले आप मुझे A part सॉल्व करके दिखाओ. Should she eat more ice cream? क्या कहा था? No. हाँ, अभी आप सोच, हाँ बिल्कुल सही है आंसर, लेकिन एक बार और अभी सब लोग सोच लीजिए. ये मैं आपको कहना चाह रही थी. देखो क्वेश्चन क्या है और कॉन्सेप्ट क्या था. वो कॉन्सेप्ट था, आपको उस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके आंसर्स देने हैं. यही 11th क्लास का मजा है. 11th 12th में ऐसा ही होता है बेटा जी. ऐसा नहीं होगा कि कोई रटा रटाया क्वेश्चन आ गया और आपने आंसर दे दिया. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. इन्हें इंग्लिश में केस स्टडीज कहते हैं. जब आप पहले दिन स्कूल जाओगे तो टीचर आपको यही कहेगा कि पेपर केस स्टडीज में आता है. दिस इज केस स्टडीज. ये आपको एक केस दिया है, आप इसकी स्टडी करो, जो मैंने आपको पढ़ाया है उस हिसाब से. चलो, एक आंसर आया था नो. नहीं. नो दीदी. नहीं. आइसक्रीम 30 रुपए की नो है. दीदी. 3 आइसक्रीम से ऑलरेडी खा चुकी है. उन 3 आइसक्रीम से उसको MU मिला 90 का, और MU ऑफ 1 रुपये है 3. चलो, नो तो हो गया बच्चे. कंडीशन क्या है? आप में से कोई भी कंडीशन बोलो. लॉस. पूरी कंडीशन, सिंगल कमोडिटी की कंडीशन, कोई भी बोलिए, जो भी कनेक्टेड है, जो भी है, जिसे भी बोलना है. सिंगल कमोडिटी की कंडीशन क्या होती है? MUX upon MUM equal to MUI upon MUM equals to. हाँ, ये सुनना चाह रही थी मैं, बिल्कुल. अब जिसने कॉपी में लिखा होगा ना बेटा जी MUX, उसके मार्क्स तो गए. और अगर आपने लिखा MUI, तो I आपको ऊपर बताना पड़ेगा कि I इज इक्वल्स टू आइसक्रीम. समझ लो, आपकी पढ़ाई का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो आपको सब चीजें बतानी पड़ेंगी. तो व्हाट इज द कंडीशन? MU ऑफ आइसक्रीम. अब तो गुड एक्स नहीं है ना बेटा जी, तो MU ऑफ आइसक्रीम डिवाइड बाय MU ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ आइसक्रीम. ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए. इज इक्वल टू, लेट्स पुट द वैल्यूज. बताएंगे आप लोग. MU ऑफ आइसक्रीम कितना है? 90. 90. शाबाश. डिवाइड बाय MU ऑफ मनी कितना है? 3. 3. वेरी गुड. इज इक्वल्स टू आइसक्रीम का प्राइस कितना है? 30. 9. ठीक है जी. अब बताओ, 30 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? 30 एट 3 क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम. तो क्या बोलना है कि उसे आइसक्रीम और कंज्यूम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलिए. शुड शी नहीं ईट मोर करनी चाहिए. आइसक्रीम्स? नो. नहीं. नो, शी शुड नॉट ईट मोर आइसक्रीम्स. बाय. आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नहीं करनी चाहिए? रीजन दो. क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में आ Because she is already in equilibrium. एग्जैक्टली. तो बस ये लाइन लिख दो. नो, शी शुड नॉट कंज्यूम मोर आइसक्रीम्स. अब आप समझ गए, रटने से कुछ नहीं होगा इस क्लास में. नो, शी शुड नॉट कंज्यूम मोर आइसक्रीम्स एज शी इज ऑलरेडी रीच्ड इक्विलिब्रियम. आप अपनी भाषा में कुछ और भी लिख सकते हो. शी ऑलरेडी, एज शी इज ऑलरेडी रीच्ड इक्विलिब्रियम. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. अब सोचो कि जो बच्चे आखिरी दिन कॉपी उठा के रटते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट रट जाओगे. ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको लॉजिक आना चाहिए कि आप, और आपने बहुत अच्छा किया. और कोई जल्दी से बच्चे कर नहीं पाते हैं क्वेश्चन. वेरी गुड, क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज है. तो हमें अपनी वैल्यूज पकड़नी है. आइसक्रीम का प्राइस, आइसक्रीम का MU ऑफ मनी हमने रखा, इक्विलिब्रियम है. तो नो, शी शुड नॉट कंज्यूम मोर आइसक्रीम्स एज शी इज ऑलरेडी रीच्ड इक्विलिब्रियम. वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, तो अब उसको और आइसक्रीम्स कंज्यूम नहीं करनी चाहिए. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं इसका पार्ट नहीं दे रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का दूंगी. आप पूछो इसमें जो भी डाउट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन ऐसा बनाऊंगी कि कोई वैल्यू नहीं है, आप आंसर कैसे दोगे? लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 3.
consumer is consuming two commodities. ऐसे लगा दें, consumer is consuming two commodities, मतलब कि डबल कमोडिटी का केस है. and he is in equilibrium. और वो इक्विलिब्रियम में है. What will happen if price of good X increases? What will happen if price of good X increases? ब्रैकेट में है यूज न्यूमेरिकल डाटा. अपने आप कुछ भी वैल्यूज रख के इसे प्रूफ करिए कि व्हाट विल हैपन अगर एक्स का प्राइस बढ़ जाता है. कंज्यूमर दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम में है. क्या होगा अगर गुड एक्स का प्राइस बढ़ जाता है? हम 2 मिनट वेट करेंगे. आप 2 मिनट सोचो. आंसर्स बोल सकते हैं आप अगर कोई दिमाग में आता है तो. दी वो गुड बाय को कंज्यूम करेगा. आपने वैल्यूज रख ली. सेटिस्फेक्शन गुड बाय का ज्यादा हो जाएगा. गुड बाय का सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा. चलो गुड. और ये आपने गुड एक्स की कंजप्शन कम कर देगा. आपने वैल्यूज रख ली क्योंकि उन्होंने बोला है कि यूज न्यूमेरिकल डाटा. और वैसे भी अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए मुझे न्यूमेरिकल डाटा यूज करना पड़ेगा. क्या वैल्यूज रखी मुझे बता दो, मैं भी वही रख लूंगी. दी 10 और 5 और 20 और 10. चलो वेरी गुड. तो मतलब आपको चैप्टर समझ में आ गया. वेरी गुड. क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छा, क्वेश्चन ने कोई वैल्यूज नहीं दी है तो मैं क्या करूंगी, मेरी कंडीशन ये होती है MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल्स टू MUY डिवाइड बाय P. अच्छा, आपने अभी बोला ना वो गुड वाई की कंजम्पशन ज्यादा करेगा. आगे बताओ, आगे फिर क्या होगा? पूरी बात बतानी है एंड तक. और फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. एग्जैक्टली. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है जी. MUX डिवाइड बाय PX MUY अपॉन PY के इक्वल होना चाहिए. वो ये कह रहे हैं बेटा जी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है. अगर वो ये ना भी बोलते ना यूज न्यूमेरिकल डाटा, मैं तब भी यूज करती क्योंकि मुझे पता ही तभी चलेगा कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा. अब वो कह रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तो मैं अपनी तरफ से वैल्यूज ले लेती हूँ. जो वैल्यूज इन्होंने ली है मैं भी वही ले लेती हूँ. 10 डिवाइड बाय, बेटा जी क्या बोला था आपने? 10 डिवाइड बाय 5. 10 डिवाइड बाय 5 और 20 डिवाइड बाय 10. ठीक है जी. 10 डिवाइड बाय 5, 20 डिवाइड बाय 10. तो आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ रहा है. आप अपनी मर्जी से कोई और वैल्यूज रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो. देखो ये मैंने शो कर दिया कि 5 डिवाइड बाय 10, 10 डिवाइड बाय 5 2 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 10 2. ये होती है इकोनॉमिक्स. ऐसे चीजें शो करनी पड़ती हैं. फिर मैं यहाँ एक लाइन लिख दूंगी अच्छी सी कि द रेशियो ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. आप ना भी लिखो तो चलेगा. ऑफ बोथ गुड्स इज इक्वल. both goods is equal and consumer is in equilibrium. अपने आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका है, हर एक का अलग अलग होता है. फिर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी जो वैल्यूज मैंने ली है बेटा जी. MU ऑफ गुड X मैंने कितना लिया है?
MU ऑफ गुड X मैंने लिया है 10, प्राइस ऑफ गुड X मैंने लिया है 5, MU ऑफ गुड Y मैंने लिया है 20 और प्राइस ऑफ गुड Y मैंने लिया है 10। ठीक है जी। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या बढ़ाने को बोला था। वापस क्वेश्चन में जाके, व्हाट विल हैपन इफ प्राइस ऑफ गुड X इंक्रीजेस। नेक्स्ट, इफ प्राइस ऑफ गुड X इंक्रीजेस अब मैं इसे कितना भी इंक्रीज कर सकती हूँ। इन्होंने वैसे सॉल्व कर लिया, आई होप एक दो बच्चों ने और सॉल्व कर लिया होगा। इफ प्राइस ऑफ गुड X इंक्रीजेस, गुड X का प्राइस फिलहाल कितना है उमंग? 5। तो इफ प्राइस ऑफ गुड X इंक्रीजेस बाय रुपीज, कितना लेना चाहोगे आप? जितना बोलो हम उतना ले लेंगे। बाय रुपीज 5, फिर 5 सेम हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होगे। बाय रुपीज 30 कर लेते हैं, अलग सी वैल्यू हो जाएगी। 5, 10, 20 तो है ही। इफ प्राइस ऑफ गुड X इंक्रीजेस बाय रुपीज 30, अगर X का प्राइस 30 रुपए बढ़ जाता है, या चलो 2 रुपए बढ़ जाता है, ऐसे कर लो, छोटी वैल्यू लेनी है तो 2 रुपए ले लो। अगर X का प्राइस 2 रुपए बढ़ जाता है तो न्यू प्राइस ऑफ X, नया प्राइस X का हो जाएगा, पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा? 7। फिर से कंडीशन लिखूंगी। देखो छोटी सी बात को मैं कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रही हूँ। MUX डिवाइड बाय PX। अब मैं नई वैल्यूज रख के देखना चाहती हूँ कि क्या होगा अगर X का प्राइस बढ़ जाता है। MUY डिवाइड बाय PY। ये प्रेजेंटेशन आपको सीखनी है, ये कोई आपको सिखाएगा नहीं। आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। MUX की वैल्यू है 10, X का प्राइस है 7 हो चुका है, तो ये आ गया 0. नहीं कुछ और आएगा। X MUY 1.42 MUY 20 डिवाइड बाय 10। ठीक है जी, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा और वो 2 है, तो Y का रेशियो क्या आ रहा है? ज्यादा। फिर मैंने लिख दिया, क्योंकि Y का रेशियो ज्यादा आ रहा है, रेशियो ऑफ MU एंड प्राइस ऑफ गुड Y इज मोर, thus consumer will consume more units of good Y. Law of DMU attract, law of DMU attract हो जाएगा और MU of good Y fall। कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 2 commodities और वो इक्विलिब्रियम में है। क्या होगा अगर गुड X का प्राइस बढ़ जाएगा? MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। इक्विलिब्रियम आ रहा है आपके सामने, जो वैल्यूज हमने लेट करी हैं वो हमने शो कर दी, प्राइस को बढ़ा के शो कर दिया, और प्राइस के बढ़ते ही गुड Y का रेशियो ज्यादा हो गया। तो अगर गुड Y का रेशियो ज्यादा हो रहा है तो कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ गुड Y, लॉ विल अट्रैक्ट, और जैसे ही लॉ अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ तक आप सब नोट कर चुके हो, करना है तो आप बता देना। लॉ ऑफ DMU विल अट्रैक्ट एंड MU ऑफ गुड Y विल फॉल, और कंज्यूमर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, कंज्यूमर विल रीच इक्विलिब्रियम, स्लोली 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 कंज्यूमर विल रीच इक्विलिब्रियम। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से नोट कर लो। पहले कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। चलो एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कराने हैं। पहले आप एक लिखो, स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। स्टार्टिंग फ्रॉम, जिनसे नहीं हो रहा है दिमाग लगाइए जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो। स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो इनिशियल स्टेज है, मतलब जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सपोज करना है आपको कि MU ऑफ रुपी विल इंक्रीज। सेम वही है जो आपने अभी किया, वो डबल में था, ये सिंगल में है। MU ऑफ रुपी विल इंक्रीज, क्योंकि MU ऑफ मनी सिंगल में यूज होता है, डबल में नहीं। MU ऑफ रुपी विल इंक्रीज, will consumer increase or decrease quantity demanded? आपकी भाषा में कंजम्पशन। करो ट्राई। अगर मैं सिंगल कमोडिटी की कंडीशन रखूं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, तो अगर MU ऑफ रुपी बढ़ जाए तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को बढ़ाएगा या कम करेगा? ज्यादा कंजम्पशन करेगा कि कम कंजम्पशन करेगा? सोच के। डी बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। चलो एक आंसर। डी बढ़ाएगा। सबका आंसर यही है कि वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा। हाँ जी, बी क्विक। पहले ये सब 12th में होता था, आपको पता है। ये 11th की बुक ही नहीं है ये 1-1.5 साल पहले 12th की बुक थी। ये पिछले साल ही 11th में आई है, मतलब कि 12th की पढ़ाई 11th में, 11th की पढ़ाई 12th में, चेंज हो गया। अरे 2 बच्चे डिस्कनेक्टेड हैं, चलो कोई नहीं। Starting from initial stage of consumer equilibrium, suppose MU of rupee will increase. Confuse मत हो, जिनके पास आंसर नहीं है चुपचाप आराम से कंडीशन लगाओ, वैल्यू रखो, देख लो करके, पता चल जाएगा। MUX डिवाइड बाय MUM किसके बराबर होना चाहिए बेटा जी? प्राइस के। पहले रख लो कि इक्विलिब्रियम है, फिर MUM बढ़ा के देख लेना क्या होता है। करो कोशिश। Let's take it like this. 10 divided by 2 is equals to 5. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। अब वो मुझे बोल रहा है सपोज MU ऑफ रुपी विल इंक्रीज, है ना। सपोज मैंने MUX कितना लिया है 10, MUM कितना लिया है 2, और प्राइस कितना लिया है 5। सपोज MUM marginal utility of money will increase by, अरे हाँ जी, कितने रुपए इंक्रीज करूं? MU ऑफ मनी विल इंक्रीज बाय, लेट्स टेक इट, विल इंक्रीज बाय 2 है, 3 से बढ़ा लेते हैं, 4 से। तो न्यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आ जाएगा 6। अब दोबारा से कंडीशन लगाओ, करो आप सब, ट्राई करो, बताओ। हो चुका है शिवांश, वृंदा, देव, अर्जुन, अंश, आप सबने कर लिया? हाँ जी। चलो, क्या आ रहा है? वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा कि कम करेगा? बोलिए बोलिए, क्या करेगा मन? अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा कि कम करेगा? MUX 10, नया MUM हो जाएगा 6, प्राइस है 5।
अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं लग रहा मुझे। 6 डिवाइड बाई 10 ये हो जाएगा 1.6। प्राइस ज्यादा है, बोलिए बेटा जी क्या करेगा कंज्यूमर? अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा कि कम करेगा? तो आज सब आंसर दो। कम। और जिनके आंसर्स ये पेंडिंग कम है करेगा। कम Exactly. करेगा। क्योंकि MUX डिवाइड बाय MUM कम हो गया, प्राइस क्या हो गया ज्यादा, तो कंज्यूमर विल रिड्यूस हिज कंजम्पशन। वही तो पूछ रहे थे कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। कंज्यूमर विल डिक्रीज हिज कंजम्पशन as price is more than satisfaction. As price is more than satisfaction. ठीक है जी, क्योंकि प्राइस जो है वो सेटिस्फैक्शन से ज्यादा हो गया। और कुछ लिखना चाहो तो प्राइस इज मोर देन रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। उनके रेशियो से प्राइस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अगर प्राइस ज्यादा होगा तो कंज्यूमर विल डिक्रीज हिज कंजम्पशन एज ही इज इन सिचुएशन ऑफ लॉस। वो किसकी सिचुएशन में है? लॉस की सिचुएशन में है, तो वो अपनी कंजम्पशन को कम करेगा। इतना ही उन्होंने पूछा है कि बढ़ाएगा कि कम करेगा, तो हमने आंसर दे दिया कम करेगा। और बताइए बेटा जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट? बस इतना ही रखेंगे, बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे हुए हमारे। नेक्स्ट क्लास में हम हिग्स की अप्रोच पे आएंगे, आईसी अप्रोच पे। बाकी जिसे डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। अंश अर्जुन कोई डाउट है? समझ आ गया चैप्टर? मार्शल की अप्रोच क्लियर है? क्वेश्चंस कैसे आएंगे देव क्लियर है? नवजोत कुछ पूछना है? क्लियर है जी। हर्षिता, प्रेरणा डन, शिवांश, तरंग, उमंग, वृंदा। हाँ दी जी दीदी। हाँ जी बताइए। हाँ जी। हमें डायग्राम बनाने को देंगे तो वो क्वेश्चन में बोलेंगे हमें बनाना जरूरी होता है? ना, इन क्वेश्चंस में तो डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है जब तक वो बोलेंगे नहीं, अच्छा दीदी। और वो बोलेंगे भी नहीं क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तो वो डायग्राम के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए कल परसों स्टार्ट करेंगे हिग्स की अप्रोच। आप सब लीव कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।